दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए प्रस्तुत है। परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्म में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है ताकि आप कम से कम समय में इसे तैयार कर सकें। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मैं जल्दी जल्दी कुछ और भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो है कि राजनीति विज्ञान, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और वो शब्द किस भाषा का है। तो जान लीजिए, राजनीति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स कहा जाता है, दोस्तों ये शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स शब्द ये ग्रीक या यूनानी भाषा के पोलिस से लिया गया है जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। अगला है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये गार्नर का कथन है। गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्लेटो, दोस्तों प्लेटो का कहना है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, या फिर यही सेंटेंस या यही वाक्य इस रूप में आता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो याद रखिए, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का कथन है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये कथन अरस्तु का है। और राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, अरस्तु का कथन है। तो देखिए, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु का कथन है। और राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, ये भी अरस्तु का ही कथन है। अगला है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, अरस्तु का कथन है। तो दोस्तों देखिए, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है या व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इसके अलावा राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य एक संपूर्ण समुदाय है और राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। ये सभी कथन अरस्तु के हैं। दोस्तों अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। तो याद कर लीजिए, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है या मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी है, तो ये है अरस्तु। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। देखिए, अरस्तु को दोस्तों राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों राजनीति विज्ञान राज्य और इसके अभिकरण के रूप में सरकार से संबंधित है, ये कथन किसका है? डिमाक का है। दोस्तों डिमाक का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और उसके अभिकरण के रूप में सरकार से संबंधित है। अगला है मैकाइवर। मैकाइवर का कथन है कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है और मैकाइवर की महत्वपूर्ण पुस्तक है मॉडर्न स्टेट। दोस्तों मैकाइवर की महत्वपूर्ण कृति मॉडर्न स्टेट है और मैकाइवर ने कहा है कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है। अगला है दोस्तों, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनैतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता, महात्मा गांधी का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता है। गांधी जी धर्म और नैतिकता तथा राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्षधर थे और उन्होंने साध्य साधन पवित्रता पर बल देते हुए कहा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। अगला है दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे और उन्होंने आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना को विकसित किया था। तो देखिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आर्थिक उदारवाद के समर्थक एडम स्मिथ थे और एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना को विकसित किया था। अगला है, आप जानते भी हैं कि उदारवाद का जनक कौन है, तो उत्तर है जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या उदारवाद की आत्मा कहा जाता है।
एक विचारक हैं दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित किया है और हर्बर्ट स्पेंसर की महत्वपूर्ण पुस्तक है मैन वर्सेज स्टेट। याद कर लीजिए, मैन वर्सेज स्टेट हर्बर्ट स्पेंसर की महत्वपूर्ण कृति है और इन्होंने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित किया है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। और संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ था। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि राज्य ईश्वर निर्मित संस्था है या राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है और राजा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित है, यानी यह एक मानवकृत या मानव निर्मित संस्था है। लोक संप्रभुता की अवधारणा। दोस्तों, लोक संप्रभुता या पब्लिक सॉवरेनिटी की अवधारणा रूसो से संबंधित है। तो याद रखिए, रूसो से संबंधित है लोक संप्रभुता या पब्लिक सॉवरेनिटी की अवधारणा। और आप जानते हैं कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक हित या कल्याण होता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसका कथन है? तो ये बिलोवी का कथन है। बिलोवी का कहना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अगला देखते हैं दोस्तों, वह जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं है, वह या तो देवता है या पशु। ये अरस्तु का कथन है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का कहना था कि वह जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं है, वह या तो देवता है या पशु। देखिए, राज्य का कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। आप जानते हैं टी.एच. ग्रीन दोस्तों ये महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक हैं और इन्होंने राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना यानी व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का कार्य है और ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। दोस्तों, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म जो है ये राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है या कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो व्यक्तिवाद दोस्तों ये राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, यानी राज्य आवश्यक है और बुराई भी है, व्यक्तिवाद का मानना है। लेकिन एक विचारधारा है अराजकतावाद। अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है, यानी राज्य एक बुराई है और ये जरूरी भी नहीं है। देखिए, अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है जबकि व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या एकत्ववादी सिद्धांत? तो इसके समर्थक ऑस्टिन हैं। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। बहुलवाद, आप जानते हैं दोस्तों, बहुलवाद का प्रारंभ संप्रभुता के इसी एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि बहुलवाद का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ? तो संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवाद का प्रारंभ होता है। बहुलवाद का जनक कौन है? तो दोस्तों, ऑटो वान गियरके। ऑटो वान गियरके या ऑटो वान गियरके को बहुलवाद का जनक कहा जाता है और बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय ऑटो वान गियरके और F.W. मेटलैंड को है। तो देखिए, बहुलवाद का जनक ऑटो वान गियरके है। बहुलवाद जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ और ऑटो वान गियरके और F.W. मेटलैंड को बहुलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आदर्शवादी विचारक हैं कांट। दोस्तों, कांट का विचार है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण कथन भी है। राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, कांट का विचार है। उदारवाद, दोस्तों उदारवाद इसका जनक जॉन लॉक है, आप जानते हैं। उदारवाद का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है उदारवाद का मूलभूत सिद्धांत वैयक्तिक स्वतंत्रता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का मूलभूत सिद्धांत है। एक कथन आता है दोस्तों, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। लास्की का कहना है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। जहाँ संप्रभुता के विचारक या संप्रभुता के समर्थक विचारक संप्रभुता को अविभाज्य मानते हैं, वहीं बहुलवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य जिस प्रकार से एक संस्था है, समाज में अन्य संस्थाएं भी उसी की तरह महत्वपूर्ण हैं और समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। अगला है दोस्तों, आधुनिक संदर्भ में राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये हैं मैकियावेली। दोस्तों इटली के चाणक्य के रूप में विख्यात मैकियावेली आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। तो आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक कहाँ के रहने वाले हैं? इनसे संबंधित भी प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में हाब्स, लॉक और रूसो का नाम आता है। हाब्स और लॉक इंग्लैंड के निवासी थे जबकि रूसो जो है ये फ्रांस का रहने वाला था। तो देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में हाब्स और लॉक इंग्लैंड के जबकि रूसो फ्रांस का था। एक कथन है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और गार्नर के इस कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि गार्नर राज्य के विकास के विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं। उनका कहना है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। दोस्तों लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है बल्कि उसके स्थान पर वह सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए तथ्य आपके लिए है कि जॉन लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है बल्कि उसके स्थान पर वह सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है। और जॉन लॉक ने राज्य को राज्य नहीं बल्कि उसको ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट या न्यास की संज्ञा दी है जॉन लॉक ने राज्य को। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शक्ति या सत्ता भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन किसका है? तो सत्ता भ्रष्ट करती है, असीमित सत्ता असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। दोस्तों पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉर्ड एक्टन का कथन है। एक और देखिए दोस्तों, समाजवाद जिसको सोशलिज्म कहा जाता है, समाजवाद को उदारवाद का प्रतिवाद माना जाता है। देखिए उदारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप दोस्तों समाजवाद का उदय हुआ था। तो एक प्रश्न आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाजवाद को उदारवाद का प्रतिवाद माना जाता है। हाब्स के संबंध में एक कथन है कि हाब्स आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है, जहां पर देखिए लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकारों में शामिल किया है और वो कहता है कि ये प्राकृतिक अवस्था में यानी राज्य के निर्माण के पूर्व भी व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था। वहीं हाब्स जो है व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार को उसका मूल अधिकार मानता है। संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष, ये प्रश्न भी कई बार पूछा है और इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिए संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष रूसो को कहा जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी की संकल्पना में आदर्श राज्य का स्वरूप क्या है? तो उत्तर है राम राज्य। महात्मा गांधी जो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं उसको वो राम राज्य की संज्ञा देते हैं। अगला है महत्वपूर्ण कथन, मैं ही राज्य हूँ यानी आई एम द स्टेट। ये कथन किसका है? लुई 14वां। लुई 14वां कहाँ का था? आपको बताना है कहाँ का शासक था जिसका कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है कि लुई 14वां कहाँ का शासक था जिसने ये घोषित किया था कि मैं ही राज्य हूँ।
अगला है दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में व्याख्यायित किया है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत को व्याख्यायित किया है। एक कथन है दोस्तों, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ये कथन किसका है? तो न्याय की महत्ता को प्रदर्शित करने वाला ये कथन संत आगस्टाइन का कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों फांसीवाद। फांसीवाद एक विचारधारा है जो राज्य को सर्वोच्च मानती है। दोस्तों फांसीवाद जो है सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत है और फांसीवाद व्यक्तिवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का विरोधी है। दोस्तों फांसीवाद में राज्य को सर्वोच्च संस्था माना जाता है और इसमें मुसोलिनी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर और उसके विरुद्ध कुछ नहीं। और ये सिद्धांत व्यक्तिवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का विरोधी सिद्धांत है। फांसीवाद में एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता है। अगला देखिए, तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। और ये कथन किसका है? तो तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, ये कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का ही कथन है कि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है, यानी सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, महात्मा गांधी का कथन है। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, ये जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक ने कानूनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और वो कहता है कि जहाँ विधि या कानून नहीं होती वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। तो याद कर लीजिएगा, ये कथन लॉक का है। समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर। दोस्तों समानता तभी हो सकती है या लोगों के लिए पर्याप्त अवसर जब तक नहीं होंगे उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इस आधार पर समानता की परिभाषा H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की ने कहा है। उनका कहना है कि समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। और अधिकार के बारे में लास्की का कहना है बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रत्येक राज्य अपने द्वारा दिए गए अधिकारों से जाना जाता है, यानी कोई राज्य अच्छा है या बुरा उसकी पहचान या उसका आकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि उसने अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दिए हैं। अगला है दोस्तों समाजवाद का मूल दर्शन व्यक्तियों की समानता है। अभी आपने पढ़ा कि उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार समाजवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तियों की समानता है और विशेष करके आर्थिक समानता। अगला है दोस्तों राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? तो उत्तर है फाइनर ने राजनीतिक दलों को यानी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज को सिंहासन के पीछे की शक्ति फाइनर ने कहा है। एक प्रश्न बार बार ये भी पूछा जाता है कि दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो देखिए दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या फिर अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा S.E. फाइनर ने दी है। दोस्तों S.E. फाइनर ने दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला है कि दबाव समूहों को D.D. मैकिन ने अदृश्य सरकार कहा है। देखिए अदृश्य सरकार की संज्ञा D.D. मैकिन ने दी है, जबकि दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य S.E. फाइनर ने कहा है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है कि दबाव समूहों को तृतीय सदन, देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, दबाव समूहों को तृतीय सदन की संज्ञा किसने दी है आपको बताना है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के विचार का प्रतिपादन करने वाले विचारक कार्ल पापर हैं। कार्ल जे पापर ने दोस्तों सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एक प्रश्न आखिर में और है आपके लिए दोस्तों, कार्ल पापर की प्रमुख पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज यानी मुक्त समाज और उसके दुश्मन। तो इसमें कार्ल पापर ने
किन विचारकों को खुले समाज के दुश्मन कहा है? आपके लिए ये भी एक प्रश्न है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखा, जो आपके आगामी टीजीटी परीक्षा और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं, आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी कुछ और भी वीडियो आपके रिवीजन के लिए बना दूंगा। इसके अलावा आपके लिए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।